नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। इस वक्त की बिहार से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि एनडीए का जो सीट शेयरिंग फार्मूला था, जिस पर काफी लंबे पेच फंस रहे थे, काफी लंबी जद्दोजहद के बाद वो एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। इस समय मेरी मौजूदगी बिहार विधानसभा में है। यहाँ पर हम सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋतिक ठाकुर उपस्थित हैं, उनसे भी बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला है। ऋतिक, किस तरह से देखते हैं एनडीए का जो सीट शेयरिंग फार्मूला है? देखिए, सबसे पहले तो अगर बात की जाए एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले की, तो इस बार का जो ये सीट शेयरिंग है ये बेहद दिलचस्प दिख रहा है। क्योंकि हम पहले की बात अगर करें, पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो आपको याद होगा 115 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ती है, 43 सीटें जीतती हैं। 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन 74 सीटें जीतती हैं। उसके बाद फिर हम है, वो 4 सीटें जीतती है, लेकिन 7 सीटों पर चुनाव लड़ती है। तो ऐसे में ये देखना होगा, क्योंकि पिछली बार के दल की अगर बात करें तो पिछली बार जो एनडीए के अंदर सहयोगी दल थे वो अलग थे, क्योंकि मुकेश सहनी भी इधर थे। लेकिन इस बार का जो सहयोगी दल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर चिराग पासवान इस बार इनके साथ हैं, जीतन राम मांझी इनके साथ हैं ही, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा इनके साथ हैं। तो साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि पिछले बार के चुनाव से इस बार का चुनाव बेहद अलग है, पिछली बार के फॉर्मूले से इस बार का फॉर्मूला बेहद अलग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, जेडीयू जो कि यहाँ के लिए एक मतलब अहम भूमिका निभाती हुई पार्टी थी, यहाँ पर जेडीयू में नीतीश कुमार की एक अलग भूमिका थी, उनको एकदम लाकर बराबर में खड़ा कर दिया गया। 115 सीटें थी उनके पास, जिसमें से बताया गया था कुछ सीटें उन्होंने जब जीतन राम मांझी को दी थी, उसके बाद उनके पास 115 सीटें बचती हैं। अब 101 सीटें उनके पास भी, 101 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास भी। तो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, कहीं ना कहीं प्रेशर तो जरूर है एनडीए के ऊपर। अब चिराग पासवान की हम बात करते हैं। चिराग पासवान 135 सीटों पर पिछले चुनाव में चुनाव लड़े थे, जीते एक थे मटिहानी से। लेकिन अब इस बार जो बात है, 35 सीटों की वो डिमांड कर रहे थे, अपने संसदीय क्षेत्र में 2-2 सीटों की डिमांड कर रहे थे। बहुत सारी बातें सुनने में आ रही थी कि राज्यसभा की भी टिकटें मिल सकती है। लेकिन अब ये जरूर माना जाए कि जो प्रेशर चिराग पासवान ने दिया था एनडीए के ऊपर, उसका कहीं ना कहीं असर तो इन पर पड़ा है। आप देख सकते हैं ना साफ तौर पर, क्योंकि बीजेपी की अगर हम बात करें और बिहार के अंदर एनडीए की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जातीय समीकरण बहुत ज्यादा प्रभावी रहता है। आप इस बात से समझिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख लिए, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, लेकिन फर्क पड़ता है, सीटों पर फर्क पड़ता है, वोटिंग परसेंटेज पर फर्क पड़ता है। तो इस बार 29 सीटें जो चिराग पासवान को दी गई हैं, ये साफ तौर पर ये जरूर दर्शा रही हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान का जो प्रेशर था वो इनके ऊपर पड़ा है। और चिराग पासवान की कहीं ना कहीं अपने हिसाब से वो जीत मानते हैं, तभी उन्होंने पहले दबे मुंह वो कह रहे थे कि हम एनडीए के साथ हैं। लेकिन आज आप देखिए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जैसे क्लियर हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला कि सौहार्दपूर्वक हमारी पूरी बातचीत हुई है। लेकिन चिराग पासवान की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो पहले लोग जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उससे मुलाकात करने में कतरा रहे थे। वो दिल्ली पहुंचे, नित्यानंद राय, उनसे मुलाकात नहीं की, उन्होंने उनकी माताजी से मुलाकात की, फिर उसके बाद चिराग पासवान ने मुलाकात की। तो जिस तरह से उन्होंने दबाव बनाया है, तो देखा जा सकता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई है। क्या लगता है? नहीं, बीजेपी नहीं, आप तो इसे साफ तौर पर ये समझिए, पूरी एनडीए बैकफुट पर आ रही है। जेडीयू यहाँ के लिए एक बड़ी पार्टी मानी जाती थी, क्योंकि अगर मुख्य पार्टियों की यहाँ पर बात करें हम, तो पहले आरजेडी और अब जेडीयू मानिए, ठीक है। बीजेपी यहाँ पर साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस यहाँ पर समर्थन कर रही है, और बीजेपी समर्थन कर रही है जेडीयू का, और कांग्रेस समर्थन कर रही है आपका आरजेडी का। तो अगर जेडीयू जो पार्टी है, जेडीयू अगर 115 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो 101 सीटों पर अगर आती है, तो दबाव तो जेडीयू के ऊपर भी है। बीजेपी 101 सीटों पर है, पिछले बार 110 सीटों पर थी, तो दबाव बीजेपी के ऊपर भी है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है, आप इस बात को ऐसे समझिए कि चिराग पासवान यहाँ पर है, ठीक है। अगर आप पासवान वोटर्स की यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि बोला जाता है 2% वाले जो हैं, 5% वाले जो हैं, 3% वाले जो हैं, इनकी बातें बहुत ज्यादा निकल कर आती हैं। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए है, वो इस चीज को, एक डैमेज को इस बार कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा, कोई भी इस बार ये नहीं चाहता कि कहीं से भी कोई चूक हो, कोई भी त्रुटि कोई नहीं करना चाहता। इस चक्कर में ये शायद एनडीए जो है वो जीतन राम मांझी को, क्योंकि बोला जाता है जीतन राम मांझी का अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि पिछड़ा अति पिछड़ा की बात वो लगातार उठाते रहे हैं। चिराग पासवान की अगर हम बात करें, तो पिछड़ा और अति पिछड़ा वाले जो वोटर्स हैं, क्योंकि अगर ये लोग अलग अलग रहेंगे तो वो वोटर्स बटेंगे, और जब वो बंटवारा होगा ना, तो साफ तौर पर नुकसान एनडीए के लिए अपने आप हो जाता है। अब बाद में अगर किसी विधायक को अगर आप अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, उसका मतलब, और अगर पहले से उसे आप अपने अलायंस में शामिल रखते हैं, तो उसका मतलब एक अलग निकल कर आता है। तो साफ तौर पर जो वोटर्स हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जिनका समर्थन चिराग पासवान को मिल रहा होगा, वो साफ तौर पर अब बीजेपी का भी समर्थन करेगा। जो जीतन राम मांझी का रोल है, वो साफ तौर पर समर्थन करेगा। तो देखने में अभी आएगा कुछ समय के अंदर, जब ये वोटिंग प्रक्रिया होगी, अभी तो प्रचार प्रसार में भी तमाम बातें निकल कर आएंगी, तो आपको पता लगेगा कि क्या इनके पीछे का अहम रोल है, तमाम अभी बयान भी होंगे। तो सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे बिल्कुल साफ हो जाएंगी।
देख रहे हो जो 2020 का चुनाव था उसमें जेडीयू ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन बीजेपी के मुकाबले कम सीटों पर जेडीयू जीती थी। लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर आ गए, 101 और 101। तो किस तरह से देखते हैं इसको? आप एक बात समझिए, जैसे नीतीश कुमार की जब हम बात करते हैं तो नीतीश कुमार की एक सेक्युलर छवि है, विकास पुरुष उन्हें बोला जाता है यहाँ पर, लेकिन बावजूद इसके वो 43 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। तो नीतीश कुमार का जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें सबसे ज्यादा आपको महिलाएं मिलेंगी। नीतीश कुमार के लिए सबसे अहम रोल ये था कि भाई वो सबसे ज्यादा जो विकास की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, बिजली पानी महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं की बात करते हैं। अभी आप देखिए 10,000 जो महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें वो महिलाओं को साथ के रखते हैं। अब इस बार देखने में ये आ रहा है क्योंकि जेडीयू की छवि और नीतीश कुमार की छवि एक अलग अलग बातें निकल कर आ जाती, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं लोग कह देते हैं कि भाई वो दल बदल देते हैं, लेकिन अब वो लगातार कह रहे हैं कि हम पार्टी नहीं बदलेंगे। अब बीजेपी लेकिन जब यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी तो ये सबसे बड़ा मोडस ऑपरेंडी की बात होती है कि अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है चुनाव लड़ने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम स्टार प्रचारक है। आप इस बात को एक बात समझिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास कहा जाता है कि स्टार प्रचारकों की एक लंबी सूची है, उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं, तमाम जो राज्य हैं जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है, जो नामचीन नेता है, शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, वो आ जाता है एकदम बात करने के लिए। और जेडीयू की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार हैं, अशोक चौधरी हैं, तमाम यहाँ के लोग जो हैं वो बातचीत तो करते हैं यहाँ पर, लेकिन एक चेहरे की बात भी पड़ जाती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि वो स्टार प्रचारक है, वो जिस भूमि पर जाते हैं लगभग वहां पर जो है वोटर्स डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इस बार जरूर देखना होगा कि पहले 115 और 110 पर लड़े थे, इस बार 101 और 101 पर, दोनों के पास बराबरी है, दोनों के पास बराबर सीट है। किसके पास कितनी सीटें आती है समय भी बताएगा, क्योंकि 2020 से 2025 है ये 5 साल, और इस 5 साल के अंतराल में आपको पता है सरकार गिरी भी है 17 महीने बाद, फिर उठापटक हुआ है, फिर उसके बाद फ्लोर टेस्ट होता है, फिर सरकार बनती है, और उसके बाद जो लोग सरकार में पहले थे तो वो लोग भी अब लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो इस बार के चुनाव में जनता कितनी उभरी है इन समस्याओं से, जनता के मन में परसेप्शन कितना बदला है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो महागठबंधन का कोई चेहरा हो, उसे देख करके इस बार देखना होगा कि कितना अंतर जो है इस बार के चुनाव में आता है। और सबसे बड़ी बात है यूथ, यूथ के लिए कहा जा रहा है इस बार 2025 में कि यूथ तो बूथ पर ही दिखाएगा अपना जो काम है। तो वो सबसे बड़ी चीजें निकल कर आ रही हैं इस बार की एनडीए का जो मोडस ऑपरेंडी है, क्योंकि मैनिफेस्टो भी बहुत तरीके के यहाँ पर है। 125 की आप बात करते हैं तो 200 यूनिट बिजली दूसरा आदमी फ्री दे रहा है। तो इस बार की जो जनता है ना, मेरे हिसाब से शायद वो कुछ ना कुछ तो खेल दिखाएगी, वो बाकी तो खैर समय बताएगा। देखिए सीट शेयरिंग की तो बात हो गई, लेकिन आप और हम लगातार कवरेज कर रहे हैं विधानसभा चुनाव जो है बिहार का, तो हम ग्राउंड में उतरे हुए हैं। तो आपने भी देखा कि महिलाएं, जो आपने अभी बात कही कि 10-10 हज़ार वाली बात है, तो काफ़ी महिलाएं हमें मिली जिनका कहना है कि फॉर्म भी भरे गए लेकिन उनके खाते में पैसे नहीं आए। तो वो महिलाएं, जो नीतीश सरकार महिलाओं को साधने का काम कर रही है, तो महिलाओं में कहीं ना कहीं नीतीश सरकार का विरोध इस बार जरूर देखने को मिल रहा है। देखिए इसके पीछे की जो वजह है ना, आप एक बात समझिए, अगर वोटिंग परसेंटेज आप देखें ओवरऑल बिहार की मैं बात करता हूँ, राज्य भर की हम बात करते हैं, तो पुरुषों के मुकाबले 2% महिला ज़्यादा वोटर्स हैं। वो आप पूरे बिहार वाइज देख लीजिए या वो आप सीट वाइज देख लीजिए। बिहार की जो महिलाएं हैं ना वो बहुत सक्रिय हैं मतदान को लेकर के, पुरुषों से ज़्यादा। अब तमाम ऐसी जगह है, क्योंकि कई जगह बोला जा रहा है जो जीविका दीदी है उनको पैसे मिल रहे हैं, कई जगह महिलाएं हैं वो इस वजह से भी नाखुश हैं। उनका ये कहना है कि भाई हमें तो आप 10,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन जो उनके बच्चे हैं, जो घर परिवार में आदमी हैं, खाने कमाने वाले लोग हैं, जो मेहनत कर सकते हैं, वो बेरोजगार हैं। लेकिन ऋतिक, नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार लगातार 20 सालों से जो दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग है उसको साधने में हमेशा कामयाब रहे हैं, और उनका जो वोटर्स है वो उनका फिक्स हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान का दबदबा बढ़ाने के लिए, इन सब को लेकर नीतीश का दबदबा कम करने के लिए चिराग की सीटें बढ़ा दी हैं? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंटैक्ट वोटर्स की अगर हम बात करें बिहार के अंदर, तो नीतीश कुमार के लिए जो माने जाते थे, या फिर यहाँ पर एक बात आप ये मान लीजिए, तमाम वो लोग थे जो यहाँ पर बदलाव कर भी सकते हैं, क्योंकि कई परसेंटेज वोटर्स यहाँ पर हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो, ये हकीकत है कि उस वर्ग को साधने के लिए ये डैमेज कंट्रोल जरूर किया गया है, क्योंकि चिराग पासवान अगर अलग रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो वोटर्स जो हैं वो एनडीए से दूर रहेगा। इसमें खेल सिर्फ बीजेपी का नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये इस बात पे है, क्योंकि आप देखिए ललन सिंह और संजय झा जो हैं वो लगातार दिल्ली पटना चल रहा था। जेडीयू के तमाम जो यहाँ के नेता हैं वो दिल्ली पहुँच रहे थे, दिल्ली के तमाम लोग यहाँ पर आके जेडीयू के नेताओं से बात कर रहे थे। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि जेडीयू और बीजेपी इस एनडीए के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें लेकर अभी बैठी है। पिछली बार भी सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो अगर निर्णायक भूमिका में आप देखें एनडीए के अंदर तो ये दो पार्टियां हैं। इन दोनों पार्टी की सहमति होनी इसलिए जरूरी है क्योंकि नीतीश कुमार का एक अपना वर्चस्व है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के आगे दब नहीं रहे हैं।
ये हकीकत है, क्योंकि उसके पीछे की तमाम वजह आप लोकसभा में भी देख सकते हैं कितना सपोर्ट नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से उन्हें मिला हुआ है। तो ये सहमति दोनों ही पार्टी की तरफ से बनाई गई है और ये जो मॉडस ऑपरेंडी है ये एनडीए की तरफ से निकाला गया है कि ये जो आपने बोला ये सवाल बिल्कुल सही है और ये हकीकत है। ये बात निकल कर बेशक सामने नहीं आ रही, लेकिन ये वोटर्स को इंटैक्ट करने के लिए और वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत बड़ा खेल जरूर खेला गया, तभी चिराग पासवान को, वो चिराग पासवान वही है जिनको कहा जा रहा था कि 20 से कम सीटें देंगे। अब आप देखिए ना, अब 29 सीटें उन्हें दे दी गई हैं। अब ये अपने आप में एक बड़ी बात निकल कर आती है, जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को आप कह रहे हैं कि आप 20 सीटें नहीं देगा, आप उससे 29 सीटें दे रहे हैं। जीतन राम मांझी की हालांकि एक सीट यहाँ पर कम हुई है, पिछली बार उन्हें 7 सीटें दी गई थी, इस बार उन्हें 6 सीटें दी गई है। लेकिन इन सब के पीछे का जो मतलब आप ये मान लीजिए मॉडल एक रखा गया होगा, या इसके पीछे जो भी एक षड्यंत्र कह लीजिए आप, क्योंकि स्ट्रेटेजीज तो बनाई जाती है। देखिए, चाहे वो कोई भी अलायंस हो, वो स्ट्रेटेजी बनाती है। तो उसी स्ट्रेटेजी के तहत इन लोगों को ये पकड़ा गया है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, जो दलित हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा साधने के लिए चिराग पासवान को और जीतन राम मांझी को अलग नहीं होने दिया, नाराज नहीं होने दिया है। क्योंकि जीतन राम मांझी को आपने देखा भी था, वो कहने लगे हम आसाम चले गए भाई, न्याय दो अगर तो आधा दो, इसमें भी अगर कोई बाधा हो। तो वो टॉन्ट्स दिख रहे थे। चिराग पासवान का भी कह रहे, वो जब अपने पिताजी के पुण्यतिथि में आए थे वो कह रहे थे कि पापा कहते थे लड़ो अपने हक के लिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सौहार्दपूर्वक, शांतिपूर्वक सीट शेयरिंग जो है वो फाइनल हो चुकी है। से पहले ही मान हाँ, तो ये सारी चीजें अब दिखा रही हैं कि स्ट्रेटेजी के तहत ये पूरी शेयरिंग का ऐलान हुआ है। मैराथन बैठक हो रही थी, तमाम बातें हो रही थी, सभी सहयोगी दलों से आपस में बातचीत की गई। बिल्कुल ऋतिक, देखिए एनडीए ने अपनी सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है, अब इंतजार है महागठबंधन की सीट शेयरिंग के ऐलान का। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आपके कोई सवाल हैं जो आप शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।